इससे कि उससे? इससे सुनाई दे रहा है। कैसी है मेरी बहनें? बहुत समय से इंतजार कर रही है। हाँ? खाना वाना खा के आई है? नहीं, चलो मैंने भी नहीं खाया। सुबह से चल रही हूँ, थोड़ी देर हो गई। रास्ते में ना गांव में लोग इंतजार करते हैं, तो फिर कोई बुजुर्ग होता है, अच्छा नहीं लगता कि गाड़ी में चले जा रहे हैं, तो रुक रुक के आई हूँ, इसलिए देर हो गई। माफी चाहती हूँ, जल्दी जल्दी बोलूंगी। देखिए बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, और मेरा आपने इंतजार किया। गर्मी भी है, लू चल रही है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो चुनाव के समय हमें गंभीरता से समझनी चाहिए, खासतौर से जो देश में परिस्थितियां बन रही हैं और जो हमारे जीवन में जो परिस्थितियां बन रही हैं। ये दोनों, एक तरफ जो देश की राजनीति है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, इससे हमको सुविधा है नहीं है, हमें मदद हो रही है जनता की कि नहीं हो रही है, ये जो हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत हो रहा है कि नहीं, ये सब समझना जरूरी है। और दूसरी तरफ हमें अपने जीवन के अनुभव को गहराई से समझना चाहिए कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों और कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपके जीवन के बारे में बात करना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो 10 साल बीते हैं मोदी जी की सरकार के, योगी जी की सरकार के, इसमें आपके जो जीवन में तरक्की आनी चाहिए थी, आपको लगता है कि ये तरक्की आई है कि नहीं आई है? नहीं आई है। क्यों नहीं? सोचा है कि नहीं आई है? सबसे बड़ी आपकी समस्या क्या है? कौन बताएगा? महंगाई और बेरोजगारी। अब थोड़ा ऐसे हो जाओ, थोड़ा ऐसे। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले मैं बेरोजगारी के बारे में बात करती हूँ। देखो, आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ लोग आज देश में बेरोजगार हैं। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और 30 लाख पद, सरकारी पद खाली पड़े हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो रोजगार बनाने का काम करना चाहिए था सरकार को, वो सरकार ने नहीं किया। उधर भी देखिए, तो सरकार ने वो काम नहीं किए जिससे आपके लिए रोजगार बनते। तो वो काम क्या है? एक जमाने में जो बड़ी बड़ी सरकारी संस्था होती थी, उनसे आपको रोजगार मिलता था। जैसे यहाँ भी तमाम खुली थी, ITI था, BHEL, HAL, ये सारी जो संस्थाएं, इनसे रोजगार मिलता था। आज परिस्थिति ये है कि ज्यादातर ये जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, इनकी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं, बड़े बड़े खरबपतियों को दी गई हैं। प्रधानमंत्री जी के कुछ खरब मित्र हैं, आपने शायद देखा होगा, हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, उनको इन्होंने सारे बड़े बड़े सरकारी संस्थान दे दिए। दूसरा तो वो निजी हो गए हैं। दूसरा, देश का सारा कोयला, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, सड़कें बनाने के लिए जो कंपनियां हैं, ये सब बड़े बड़े खरबपतियों के हैं। और जो जो सरकार चलाती थी वो ज्यादातर इन लोगों को दिया गया है। मतलब कि जो आपकी संपत्ति है, देश की जो संपत्ति है, वो अब बड़े बड़े खरबपतियों को दिया जा रहा है। तो एक काम तो इन्होंने ये किया। दूसरा, खेती से कमाई होती थी और खेती से रोजगार भी मिलता था लोगों को। आज खेती में कमाई हो नहीं पा रही। किसान जब खेती करने जाता है तो ज्यादातर जो सामान है जिससे खेती होती थी उस पे टैक्स लगा हुआ है, GST का टैक्स,
इसका मतलब है वो सारे सामान महंगे हो गए, ऊपर से पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है। तो महंगाई इतनी है कि जब आप कुछ खेती करने जाते हैं तो आप कमा नहीं पा रहे। ऊपर से आवारा पशु की समस्या है, जो 5 सालों तो उससे तो मैं ही बोल रही हूँ इस समस्या के बारे में। लेकिन जब सरकार जानती है, केंद्र की सरकार भी जानती है, प्रदेश की सरकार भी जानती है कि इतनी बड़ी समस्या है, तो इसको हल करने का काम क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। आप किसी भी छत्तीसगढ़िया से पूछिए, 5 सालों में जो ये आवारा पशु की समस्या है, ये कांग्रेस की सरकार ने इस समस्या को खत्म कैसे किया? बड़े बड़े गौठान बनाए, और ऐसे गौठान जो यहाँ है, जो यहाँ गौशाला है, उसमें चारा नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, छत भी नहीं होता है जानवरों के लिए। अच्छे सरकार ने अच्छे गौठान बनाए। गौठानों में इन्होंने क्या किया कि जो भी गोबर से बना सकते थे या फिर दूध से, वो सारे काम कराए। उससे महिलाओं को खूब रोजगार मिला। मैं ऐसी महिलाओं से मिली छत्तीसगढ़ में जो 60,000-70,000 रुपए कमा रहे थे सिर्फ गौशालाओं से। ऊपर से क्या किया सरकार ने? कहा कि हम गोबर खरीदेंगे आपसे। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हम गोबर खरीदेंगे, जो पशु आवारा घूम रहा था, लोगों ने सोचा चलो हम रखे देंगे, क्योंकि रखेंगे इसका गोबर बेच देंगे, सरकार खरीदेगी, सरकार उसका गोबर गैस बना देगी, हमें कमाई हो जाएगी, पशु भी आवारा नहीं रहेगा। तो इससे ये पूरी समस्या हल हो गई छत्तीसगढ़ में। आज छत्तीसगढ़ में आप जाओ तो आवारा पशु नहीं दिखेंगे। ये समस्या नहीं है कि रात में भी आपकी खेती में पहरेदारी करनी पड़ रही है। तो जब एक सरकार सही नियत से काम करती है और सही नीति बनाती है, तो उस नीति से जनता का फायदा होता है। जब गलत नियत से सरकार चलती है तो यही होता है जो देश भर में और उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कि बड़े बड़े खरबपति जो है ये फूलते फलते हैं और जनता पिसती है, जनता खाई में रहती है, उसमें से निकल नहीं पाती। यही हो रहा है आपके साथ। आज महंगाई इतनी है, मेरी इतनी सारी बहनें बैठी हैं, अब जब जाती हो कुछ खरीदने, दिमाग में रखती होगी कि चलो आज ये खरीद लेते, बाकी छोड़ देंगे, अगली बार देखेंगे। करती है ना, है ना? घर जाती हैं, कभी कभी ऐसे दिन भी होते हैं जहाँ किसी की कमाई नहीं हुई, सब लोग खाना नहीं खा सकते, आप बच्चों को खिला देते हो, बाकी परिवार के सदस्यों को खिलाते हो, आप भूखी सो जाते हो, है ना? सोते भी आप आखिर में हो, जब सब सो जाते हैं। घर की सफाई भी करनी है, सब कुछ करना है। चाहे आप बाहर नौकरी करती हो, चाहे आप खेती में मदद करती हो, कुछ भी करती हो, मजदूरी करती हो, फिर भी घर आके घर तो आप ही ने संभालना है ना? सब घरों में ऐसा होता है। मैं भी घर जाती हूँ, पता करती हूँ बच्चों ने खाया कि नहीं। अब आजकल मैं यहाँ गई नहीं तो फोन करती हूँ कि भैया खाया कि नहीं, बिटिया कम खाती है कि नहीं, बेटा कभी काम करते हुए भूल जाता है खाना। तो हम लोग, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सब निभाते हैं। तो जो समाज का बोझ है, परिवार का बोझ है, हम उठाते हैं, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है। और हमारी सुनवाई सबसे कम होती है, समाज में भी, राजनीतिक दलों से भी सुनवाई सबसे कम होती है। अब अगर आप देखो कि कितनी स्कीम की है महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने, तो एक चीज निकाल पाओगी आप कि 5 किलो राशन मिल जाता है ना? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये स्कीम कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी। मोदी जी ने अपना नाम लगा दिया इस पे, ठीक है, अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या? जब ये 5 किलो राशन खत्म होता है तो पूरे परिवार के लिए भी पूरा नहीं होता है, तो आगे क्या होता है? फिर आप निर्भर हो जाती है कि कब सरकार देगी, 5 किलो और कम मिलेगा, और फिर अगले महीने फिर आगे बढ़ के फिर तो अपने पैरों पे तो नहीं खड़ी हो सकती ना ऐसे।
और ना आपका परिवार खड़ा हो सकता है। परिवार आप अपने पैरों पे तब खड़ी होगी जब किसी की स्थायी नौकरी होगी, जब ये जो महंगाई है जिससे पिस रहे हो इससे राहत मिलेगी, क्योंकि अगर राहत मिलेगी तो बचत होगी। आज सिलेंडर 1200 का मिल रहा है, सोच भी नहीं सकते थे हम कि एक सिलेंडर 1200 का मिलेगा। बच्चा बीमार पड़ जाता है, इलाज कराना पड़ता है, पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ भी समस्या होती है घर में, कहीं घर में मरम्मत करनी हो, पढ़ाई के लिए कुछ नया खरीदना हो, बच्चों के लिए वर्दी खरीदनी हो, कुछ भी समस्या हो, छोटी से छोटी चीज के लिए घबराहट होती है कि कैसे होगा। आज दिहाड़ी नहीं मिली, एक दो दिन नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेंगे, गुजारा कैसे चलेगा? ये परिस्थितियां बन रही हैं और सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं है। यही किसान की हालत है, उसके लिए कोई राहत नहीं। श्रमिक की यही हालत है, मतलब जो गरीब जनता है उसके लिए ना कोई स्कीम है, ना कोई नीति है, ना कोई परेशानियों से राहत है। सरकार बस यही सोच रही है कि 5 किलो राशन पकड़ा दो सबसे पहले, और दूसरा धर्म की बात करो, जज्बातों की बात करो। कह दो कि कांग्रेस पार्टी धर्म के विरोध है, कह दो कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो राम मंदिर के ताले बंद हो जाएंगे फिर से, कह दो कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जाने क्या क्या कह डाला है। देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पे हैं, इतने बड़े पद पे हैं, पद की एक गरिमा, पद का मतलब कैसे कैसे महान व्यक्तियों ने संभाला है। आज देश के प्रधानमंत्री आके आपको चुनाव सभा में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके घर में आएगी और आपकी 2 भैंस हैं तो 1 भैंस चुरा लेगी। आप सोचिए, मतलब अगर प्रधानमंत्री ये बात नहीं कहते तो हम लोग हंसते कि भैया क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हैं कि हमारे घर में घुसकर कोई नेता आएगा हमारी भैंस चोरी कर लेगा कांग्रेस पार्टी का। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इनकी भैंस गई पानी में, क्योंकि इन्होंने इस देश में 10 सालों से एक नई राजनीति उभारी है। ये राजनीति क्या थी? आपको गुमराह करने वाली राजनीति, आपको झूठों में फंसाने वाली राजनीति, और एक ऐसी राजनीति जो आपको डरा के, भय फैला के, आपस में आपके फूट डलवा के आगे बढ़ रही थी। तो नेता, इनके भाजपा के नेता ये समझ रहे थे कि हर चुनाव में आके आपसे धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे और उनको वोट मिल जाएगा। और इसका मतलब क्या है? मतलब है कि काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वोट तो हमें मिल ही रहा है। तो हमने किसी का नलका नहीं लगाया, या हमने किसी की सड़क नहीं बनाई, या हमने किसी के लिए घर नहीं बनाया, या महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग रो रहे हैं, या किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमारा क्या लेना देना? हमें तो बस धर्म की बात करनी है। दुर्दुरिया कराएंगे चुनाव से पहले, महिलाओं के घर चले जाएंगे, बोलेंगे कि भगवान के नाम शपथ ले लो कि वोट हमें दोगे भगवान के नाम से, और हमें और कुछ काम करना ही नहीं। तो इनके नेता बस यही करते रहते हैं, बड़े बड़े इवेंट करेंगे, बोलेंगे लोग कि मोदी जी सबसे दुनिया के सबसे सक्षम प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज्यादा सत्ता इनके पास है, चुटकी भर में ये जंग बंद करा सकते हैं पूरी दुनिया की। ये सब बातें हम फैलाएंगे अपने बारे में, सारी सत्ता रखेंगे। चुनाव आएगा तो धर्म की बातें, बेचारी महिलाएं जो गांव के लोग हैं वो सारे धर्म को मानते हैं, हम सब मानते हैं, सबके लिए भगवान प्यारे हैं, सब प्रार्थना करते हैं, सबकी श्रद्धा है। देश में तो ऐसा कोई नहीं है, चाहे किसी भी धर्म का हो, जिसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है, तो सब मान जाते हैं बातें। लेकिन अब जनता समझने लगी है कि जो चुनाव है वो अलग चीज है, जो धर्म की बातें हैं वो अलग चीज है। अब जनता समझ रही है कि धर्म का नाम ले लेकर हमारा वोट ले रहे हैं लोग, लेकिन जब काम की बात होती है तो कुछ नहीं। मंच पे आते हैं 5 साल बाद, ना रोजगार की बात करते हैं, ना महंगाई की बात करते हैं, ना
किसानों की बात करते हैं, किसी की बात नहीं करते, ना महिलाओं की करते हैं। खुलेआम जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, खुलेआम जो अत्याचार कर रहा है उसकी रक्षा हो रही है। महिलाएं मेडल जीत के आ रही है ओलंपिक में, प्रधानमंत्री जी उनको घर बुला रहे हैं, कह रहे हैं आइए, फोटो खिंचवा रहे हैं। उस समय छपवा रहे हैं अखबारों में कि महिलाएं मेडल लाई और ये सिर्फ मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उस समय जब वही महिला आकर कहती है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ, आपके नेता ने किया, मेरी बात सुन लो, तो प्रधानमंत्री जी उनकी बात ही नहीं सुनते, उनके पास भी नहीं जाते, उनको घर नहीं बुलाते, बल्कि जिसने वो अत्याचार किया उसको बचाते हैं। उसके बेटे को टिकट मिल रहा है इस चुनाव में। हाथरस में क्या हुआ, एक महिला पे अत्याचार किया गया, उसको जला डाला, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। मैं वहां गई थी उनके घर, माँ बाप ने बताया कि उनको देखने भी नहीं दिया अपने बेटी, रात को उसको जला दिया, सारी क्रियाकर्म कर दिए, माँ बाप को करने भी नहीं दिया। उन्नाव में हुआ यहीं पे आपके पास। उस परिवार पर क्या नहीं बीता, बेटी का बलात्कार किया गया, उसको जलाकर मार डाला, भाइयों को पीटा, भाभी जी को धमकाया, छोटी बच्ची 9 साल की थी, स्कूल जाती थी, उसको धमकाया कि इसे स्कूल मत भेजो वरना इसके साथ भी ऐसा होगा। उसके खेत जला दिए पिताजी के, फिर भी वो लड़की संघर्ष कर रही थी, उसको मार डाला, किसी ने कुछ नहीं किया उसके लिए। किसानों को कुचला इन्होंने, लखीमपुर खेरी में अपनी जीप के नीचे इन्हीं के नेता के बेटे ने कुछ नहीं किया, उस नेता को बचाया, उसके बेटे को बचाया। मणिपुर में अत्याचार हुआ महिला के साथ, पूरे देश ने देखा वीडियो उसका, इन लोगों ने कुछ नहीं किया उसको रोकने के लिए। और बार बार ऐसा होता है। अब कर्नाटका में हो रहा है अत्याचार, इनकी पार्टी के साथ मिलजुल कर प्रधानमंत्री के मंच पे वो आदमी जिसने 200 महिलाओं का के साथ अत्याचार किया है, 200 महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं उसके लिए वोट मांग रहे हैं। जब बात बाहर आती है वो विदेश चले जाता है। तो प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं जैसे दुनिया के सक्षम प्रधानमंत्री, और उनको पता नहीं चला कि ये आदमी भाग विदेश चले गया। कैसे हो सकता है? तो जहां जिस तरफ आप देखो, चाहे महिलाओं को देखो, किसानों को देखो, मजदूरों को देखो, किसी भी गरीब को देखो, इनके दिल में आपके लिए कुछ नहीं, कट गए हैं जनता से। एक जमाने में जब वो कहते थे कि मैं भी गरीब था, हो सकता है उस समय समझते होंगे, आज सिर्फ महलों में घूमते हैं, सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के साथ कट गए हैं जनता से, और उनको कोई परवाह नहीं। वाराणसी उनका क्षेत्र है, देखिए यहाँ अमेठी रायबरेली क्षेत्र है, प्रधानमंत्री के क्षेत्र रहे, इंदिरा जी आती थी, आपके घरों में जाती थी। मैं छोटे से गांव में जाती हूँ, कोई कहता है कि यहाँ तुम्हारी दादी आई थी, और कोई बुजुर्ग होगा उस गांव में जिसको याद होगा कि मैं आपकी दादी से मिली थी, या मैं आपकी दादी से मिला था, दादी जी ने ऐसा कहा, वो यहाँ आई थी, उन्होंने ये काम कराए थे। अमेठी जाती हूँ, वही वहाँ पे बताया जाता है पिताजी खुद गाड़ी चला के जाते थे, घरों के अंदर समस्या होती थी उसको सुलझाते थे। मैं हवाई जहाज से आ रही थी यहाँ, मैं बता रही थी अपने साथियों को, क्योंकि वो कुछ नौजवान हैं, मैं बुढ़ी हो रही हूँ, तो मैं बता रही थी उनको कि जब हम आते थे तो तमाम जमीन ऊसड़ होती थी, सफेद होती थी जमीन, ऊपर से दिखता था, और मेरे पिताजी ऐसी स्कीम लाए उस ऊसड़ जमीन को ठीक में हरियाली लाने की। तो जो अमेठी में आज हमें हरियाली दिखती है वो एक जमाने में नहीं थी। और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री 10 सालों से वाराणसी क्षेत्र के सांसद हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, एक जना मुझे फोटो दिखा दे कि किसी के घर में गए, किसी एक गरीब के घर में गए हो पूछने के लिए कि तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, कि तुम खेती से कमा पा रहे हो कि नहीं, कि तुम्हारे बच्चे को रोजगार मिल रहा है कि नहीं गए हैं। क्योंकि इन्होंने जो राजनीतिक जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया, जो इनकी राजनीतिक सभ्यता है वो यही है कि सत्ता लो
अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को, अपने नेताओं को के भविष्य को मजबूत बनाओ, देश की संपत्ति उनको पकड़ो, और देश का जो आम आदमी है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो गरीब महिला है, उसको खाई में छोड़ दो। क्योंकि ये सोचते हैं कि जब तक आप खाई में रहेंगे तब तक आप जागरूक नहीं होंगे। ये सोचते हैं जब तक आप गरीबी की खाई में रहेंगे तब तक टीवी पे कुछ भी दिखा देंगे आप सच्चाई मान लोगे, तब तक कोई आके आपको कुछ भी बोल देगा आप सच्चाई मान लोगे। आज प्रधानमंत्री जी खुद झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं रहा। ये सारे टीवी वाले जो है सब खरबपतियों के लिए काम कर रहे हैं, सारी बड़ी बड़ी खरबपतियों की कंपनियां हैं, कोई सच्चाई नहीं दिखा रहा है आपको। मुझसे पूछते हैं, जब मुझसे पूछते हैं मैं उनसे उल्टा सवाल करती हूँ कि आप बताओ आपको क्या लगता है, मुंह बंद हो जाता है, बोल नहीं पाते, क्योंकि इन सबका मुंह बंद किया गया है। तो देश में जागरूक होना ना आज आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं भी आपको कुछ कह रही हूँ यहाँ खड़े होकर, अब मैं कह रही हूँ जैसे मैं आपको बताऊंगी। अभी कांग्रेस पार्टी कुछ गारंटी लाई है। गारंटी का मतलब जैसे आप कुछ खरीदते हो दुकान से, मान लो आपने टीवी खरीद लिया, उस पर गारंटी आती है कि ये टीवी अगर टूट जाएगा हम इसको ठीक कर देंगे। तो हम कह रहे हैं, हम भी गारंटी दे रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो होगी बात। कैसे कह रहे हैं, हमने करके दिखाया है। आज हमारी सरकार तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में है। वहां चुनाव से पहले हमने कहा था कि हम महिलाओं के खाते में 2000 रुपए डलवाएंगे। आज कर्नाटका की महिलाओं से पूछो, प्रदेश सरकार दे रही है, खाते खुलवाए 2000 रुपए जा रहे हैं। आज आप अगर कर्नाटका की किसी महिला से पूछेंगे कि कांग्रेस ने क्या गारंटी दी थी, वो बताएगी कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि बस की यात्रा मुफ्त में होगी। पूछो हो रही है, बताएगी हो रही है। आज कर्नाटका में महिलाएं तीर्थ यात्रा पे जा रही, दूर दूर अकेली, मतलब अकेली नहीं अपने परिवारजनों को लेके, लेकिन उनकी यात्रा मुफ्त है। अपने मायके जाना है, बस पकड़ो चले जाओ, मुफ्त यात्रा है। किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है, बस पकड़ो जाओ, मुफ्त यात्रा है। बहुत सुविधा हो रही, बहुत खुश है महिलाएं। तो इस तरह की गारंटी हम ला रहे हैं जो हम पूरा कर सकते हैं और हम पूरा करेंगे। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो मेरी बहनें, हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हम सालाना 1 लाख रुपए डालेंगे। ये पैसे हर महीने आपको 8500 रुपए मिलेंगे और पूरे साल में आपके 1 लाख हो जाएंगे। इसके अलावा जो सरकारी नौकरी है उस 50% सब महिलाओं को मिलेंगे, मतलब आधी नौकरियां महिलाओं को मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले से आरक्षण है वो जाएंगे, वो सारे पहले के आरक्षणों के तहत। तो मान लो अगर ओबीसी का आरक्षण है इतना, उसमें से फिर आधी ओबीसी महिलाएं होंगी, आधी जनता। ठीक है, तो एक ये है। तीसरी बात, आशा, आंगनबाड़ी और जो मिड डे मील वाली महिलाएं हैं, उनका मानदेय बहुत समय से वहीं का वहीं अटका हुआ है। तो मैं जानती हूँ कि आप 9 महीनों के लिए एक महिला को अगर देखती हैं जो आशा बहुएं हैं, फिर आपका अंत में पूरे पैसे भी नहीं मिलते। तो हमने कहा है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसे आते हैं इस मानदेय के लिए, उसको दुगना किया जाएगा, मतलब आपका मानदेय बहुत बढ़ जाएगा। किसानों के लिए जितनी भी सामान आप खेती के लिए इस्तेमाल करते हो उसको हम जीएसटी मुक्त कर देंगे, मतलब जो महंगे पड़ रहे हैं वो सस्ते हो जाएंगे। आपकी कर्ज की माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, ताकि जब जब कर्ज में होंगे अगर आप कागज दिखाएंगे तो आयोग के द्वारा आपके कर्ज माफ हो सकेंगे। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का विषय है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका अधिकार बन जाएगा, मतलब कानूनी अधिकार बनाएंगे। तो जो आपको आपकी खेती के उपज के लिए आपको मिलना चाहिए सरकार से, सरकार को देना ही पड़ेगा।
नौजवानों के लिए 30 लाख जो पद खाली है उनको भरा जाएगा। इसके अलावा 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा कि कोई नौजवान अपनी छोटी सी कंपनी खोलना चाहे, छोटा सा यूनिट खोलना चाहे, कुछ बनाना है, खुद अपना बिजनेस करना है, उसके लिए आपको सुविधा इस फंड से मिलेगी। स्नातक पास जो बच्चे हैं उनके लिए एक और गारंटी है कि देखिए जो अमीर लोग हैं और जो बड़े बड़े परिवार के लोग हैं, जब बच्चा पढ़ लिख लेता है तो उसको एक अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप में भेज देते हैं। उससे वो सीख भी लेता है, जैसे कोई व्यापार है कुछ है उसके बारे में सीख लेता है, उसके साथ साथ उसको थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं तो उसका गुजारा हो जाता है। लेकिन ये सुविधा गरीब बच्चों के लिए आज तक उपलब्ध नहीं रही। हम कह रहे हैं कि गरीब परिवारों में जो बच्चे स्नातक पास हैं उनको भी सालाना 1 लाख रुपए तक की हम अप्रेंटिसशिप कराएंगे। मतलब आप पढ़ो लिखो, आपको एक अप्रेंटिसशिप दिलवाएंगे जिससे आप काम कर पाओगे जब तक आपकी स्थायी नौकरी नहीं मिलती, और आपको 1 लाख रुपए हर साल मिलेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारी नीतियों और उनकी नीतियों में फर्क क्या है। हमारी नीतियां ये है कि जो देश की संपत्ति है वो आपके हाथों में आनी चाहिए। तो ये जो गारंटी है, ये जो स्कीम है, इसके जरिए हम आपके हाथों में डालना चाहते हैं। किसान को मजबूत बनाएंगे। जब हम किसान का कर्ज माफ करेंगे तो मजबूत बनेगा। जब हम बड़े खरबपति के कर्ज माफ करते हैं जैसे मोदी जी करते हैं, क्या होता है? किसका भला होता है? उसी का भला होता है। 16 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने बड़े बड़े खरबपतियों के माफ कर दिए। यहाँ उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या करता है अगर 1 लाख रुपए का कर्ज नहीं भर पा रहा है। बेटी की शादी होती है, कर्ज देता है, ज्यादा ओले पड़ गए, कुछ नुकसान हो गया, भुगतान नहीं मिलता है उसको। हमारी एक और गारंटी ये भी है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान मिलेगा अगर नुकसान हो गया फसल। तो बात यह है कि अगर पूरी सरकार सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए चलेगी और सिर्फ राजनीति इन बातों पे होगी जिससे आपके जज्बात जुड़े हुए हैं, जिससे चुनाव के समय कोई आके आपको फुसला सके, आपसे शपथ दिलवा देंगे भगवान के नाम पे कि आप उनको वोट देंगे, लेकिन आपके नाम पे एक काम करने के लिए राजी नहीं होंगे, तो ये गलत राजनीति है। और जो सही राजनीति है उसकी नींव रायबरेली अमेठी की जनता ने डाली है इस देश में। सही राजनीति क्या होती है? जहां जवाबदेही होती है, जहां जनता आए आपके यहाँ और आप पूछो, नेता आए आपके यहाँ और आप पूछो नेता से कि मेरा काम क्यों नहीं किया। ऐसा होता था जैसे मैंने आपको बताया, और हमेशा यही परंपरा रही है मेरे परिवार के साथ। कांग्रेस पार्टी की भी यही परंपरा है। हम जानते हैं वोट लेना है तो काम पे लेना होगा, काम नहीं किया तो वोट नहीं मिलेगा। लेकिन देश में जो सिलसिला बदल रहा है कि नेता सोचते हैं कि कुछ भी कर ले, चुनाव के समय धर्म की बात करके वोट ले लेंगे, ये अच्छा सिलसिला नहीं, गलत राजनीति है। आपने यहाँ पे 103 साल पहले अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन आपने किया, रायबरेली के किसानों ने किया। एक पासी नेता थे उस समय, वो खड़े हो गए, सब किसानों को इकट्ठा किया और उन्होंने आंदोलन किया। हमारे परिवार के सदस्यों ने सुना कि वहां आंदोलन हो रहा है, तब वो आए आंदोलन का समर्थन करने और आपके साथ आंदोलन में शामिल होने के लिए। लेकिन जागरूकता किसकी थी? आपकी जनता की थी। रायबरेली की अपनी जागरूकता थी कि आपने उस समय भी आंदोलन किया। तो जब लोग कहते हैं कि आप हमारे परिवार से जुड़े हो, हम तो आपकी पुकार सुन के आए, आपका मिसाल देख के आए। हमने देखा, मोतीलाल नेहरू जी ने देखा, जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा कि ये तो किसान ये खड़ा हो गया है, इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी सत्ता, और किसान, गरीब किसान खड़ा हो गया, ये आंदोलन कर रहा है, तभी आए, आप खींच के लाए हैं।
और तब से 4 पुश्तों पहले से 4 पीढ़ियों बाद आज भी हम इसीलिए आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये इस देश को सही दिशा दिखाने वाले हमेशा आप रहे हैं। कभी कभी हमसे भी गलतियां हुई हैं, आपने दंड दिया, इंदिरा जी जैसी हस्ती को आपने एक बार यहाँ से हरा दिया, क्योंकि आपको लगा कि जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है जो हो रहा है। इसीलिए मैं आज आपके पास आई हूँ, क्योंकि आज फिर से लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है जो हो रहा है। जो हो रहा है इस देश में आज कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, जनता को कमजोर किया जा रहा है, संविधान बदलने की बातें हो रही हैं। जिस संविधान से आपको अधिकार मिलते हैं, आपको आरक्षण मिलते हैं, जिस संविधान आपको, जो संविधान आपको वोट देता है कि आप नेताओं को बदलो, आज ये परिस्थितियां आ रही है देश में कि किसी को मालूम नहीं इसके बाद चुनाव होगा भी कि नहीं। तो समझ लीजिए कि देश की क्या परिस्थितियां हैं और ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जो नेता आपके यहाँ लड़ने आ रहे हैं, मेरे बड़े भाई राहुल जी, वो 4000 किलोमीटर पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं। वो 4000 किलोमीटर और मणिपुर से मुंबई गाड़ी से गए, 4 महीने पैदल चले आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, ये समझने के लिए कि ये देश क्या चाहता है हमसे, ये समझने के लिए कि देश का गरीब, देश का किसान किन समस्याओं से जूझ रहा है, और इस देश को ये कहने के लिए कि ये देश कभी मजबूत रहेगा जब हम सब एक रहेंगे। ये जो फूट फैलाई जा रही है, इससे आपका फायदा नहीं है। बहनों और भाइयों, परिवार के बारे में सोचो। परिवार में 2-3 भाई हैं, मुखिया खुद लड़ा रहा है भाइयों कि एक भाई को कुछ कहता है, दूसरे भाई को कुछ और कहता है, लड़ा रहा है। फायदा किसका हो रहा है? परिवार का फायदा हो सकता है, परिवार की कमाई हो सकती है इन परिस्थितियों में, नहीं हो सकती। और आज देश में यही हो रहा है, फूट फैलाई जा रही है, क्योंकि इस फूट से इन लोगों को सत्ता मिल रही है। आपके दिल में जब धर्म के आधार पर भय फैलाते हैं, जब ऐसी बातें कहते हैं कि धर्म ही बिगाड़ देंगे, धर्म की रक्षा करो, तो हम सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल को हमारे धर्म को कोई कुछ न करे। लेकिन इसके पीछे एक साजिश है, सत्ता को अपने हाथों में रखने की साजिश है। कोई आपके धर्म को कांच नहीं आने देगा, किसी भी धर्म को। ये देश में बना है उसी आधार पे कि हर धर्म की इज्जत होगी इस देश में। कभी ना आई है, ना आज आई है, ना आएगी। तो ये बातें आपको समझनी है कि समस्या तब आएगी जब आप लड़ोगे, क्योंकि याद रखना कि किसी लड़ाई में किसी नेता की मौत नहीं होती, किसी नेता की हत्या नहीं होती। लड़ाइयों में जब ये इस तरह के फूट फैलाते हैं, जो बड़े होते हैं अपने घरों में छुप जाते हैं, दंगा होता है, किसका नुकसान होता है? किसके घर जलाए जाते हैं? फूट फैलते हैं, किसका नुकसान होता है? जब गांव में नफरत फैलती है, किसका नुकसान होता है? किसी नेता का नहीं होता। नेता तो फायदा उठाता है, और खासतौर से इस तरह के राजनीतिक दल जो चुनाव के समय आपसे धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, वो फायदा उठाते हैं, नुकसान आपका होता है। तो आपको अपना फायदा चाहिए, अपना भविष्य मजबूत बनाना है, तो ऐसी पार्टी को चुनो जो समझती है कि राजनीति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने देशवासियों के प्रति, जो आपको लड़ाएगी नहीं, जो आपको मजबूत और एक रखेगी। ऐसा नेता राहुल गांधी है। ऐसा नेता है जो हमेशा सच बोलता है, डरता नहीं है। इन्होंने क्या नहीं किया? संसद से निकाला, घर से निकाल दिया, क्या नहीं किया? झूठे केस डाल दिए, कोई केस छत्तीसगढ़ में डाला,
कोई केस माफ करिए गुजरात में डाला, बिहार में डाला, कहाँ केस डाल दिए फर्जी कि तुम दौड़े रहो, जाओ कचहरी, अपनी वकालत कराओ। क्या क्या नहीं किया, कितना अपमानित किया, पूरे परिवार के बारे में झूठ फैलाए। इंदिरा जी जैसे शहीद, राजीव गांधी जैसे शहीद नेताओं को देशद्रोही बोलते हैं रोज ये लोग, फिर भी ये आदमी झुका नहीं है, फिर भी ये आदमी खड़ा है, लड़ रहा है, फिर भी ये 4,000 किलोमीटर पैदल चलता है आपकी बात को सुनने के लिए। ये है आपका उम्मीदवार, ये लड़ेगा आपके लिए, ये अन्याय नहीं सह सकता। बचपन से जानते हैं हम लोग लड़ाई करते थे खूब, जब अन्याय देखते थे, किसी और बच्चे ने कर लिया, किसी को डांट लिया, किसी को गलत तरह से कुछ किया, तो तब भी लड़ते थे जब बच्चे थे, आज भी लड़ते हैं। सच्चाई बोलते हैं इसलिए लोग इससे डरते हैं। कभी कभी ऐसी बात बोल देते हैं जो अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन सच बात होती है इसलिए बोलते हैं। तो जो सच बोलने वाला व्यक्ति है उसका हमेशा हम समाज में आदर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है ये गलत बात नहीं बोलेगा। लेकिन जब वो एक नेता के चरित्र में होता है कि नेता ये सच बोलता है, तब हमें और भी आदर करना चाहिए, क्योंकि तब हम जानते हैं कि ये सच्चाई से हमारे लिए काम करेगा, ये सच्चाई से हमारी लड़ाई लड़ेगा। तो यही है आपका नेता, यही है राहुल गांधी। इसकी सच्चाई एक बहन से अच्छी तरह कौन जान सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद तो इनके दिल में आपके लिए दर्द है, ये दिल से आपकी सेवा करना चाहते हैं और किया है, जीवन भर की है, माता पिता ने की है, दादी दादा ने की है, परदादा ने की है, सबने सेवा की है। और ये जो एक रिश्ता है हमारे और आपके बीच में, कि बाहर के लोग समझ नहीं सकते। कई लोग इसको परिवारवाद कहते हैं, कई लोग कहते हैं अरे ये तो गांधी परिवार है इसीलिए वोट नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये रिश्ता जो है प्रेम का रिश्ता है, आपने सींचा है अपने समर्थन के साथ, हमने सींचा है अपने समर्पण के साथ, हमने इकट्ठे काम किया है पूरे क्षेत्र के लिए। हम सबको गर्व होता है जब कोई मिलता है अपने क्षेत्र से जो अच्छा कर रहा है, जिसका भविष्य अच्छा उज्जवल बना है। तो एक परिवार समान है और हम आपको ऐसे ही मानते हैं। हमारी आशा है कि इस चुनाव में अब भारी से भारी बहुमत में राहुल जी को जिताएंगे, क्योंकि ये सारी गारंटी जो है हम आपके लिए पूरा करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं आपके खातों में ये पैसे, हम देखना चाहते हैं कि हमारा किसान कमा पा रहा है इस खेती से, हम देखना चाहते हैं कि हमारा नौजवान नौकरी कर रहा है, घर की देखभाल कर रहा है। तो आप भी यही चाहते हैं, हम चाहते हैं, इसीलिए हम एक साथ ये लड़ाई लड़े, अपने देश के लोकतंत्र को, अपने देश के संविधान को मजबूत रखें, ताकि सही राजनीति इस देश में फिर से आए और ये देश फिर से सही दिशा पे चले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बातें सुनी। एक बार मेरे साथ कहिए, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। मेरी बातों को भूलना मत। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।